हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर PYQ एनालिसिस सीरीज। हमने कल कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे अपने राजस्थान पॉलिटी से रिलेटेड 2024 के पेपर में जो आपके आए थे। आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। 2024 के पेपर में आपके जो और क्वेश्चंस आए हैं राजस्थान पॉलिटी से रिलेटेड, हम उनको डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बट बिफोर स्टार्टिंग प्लीज एक बात आप लोग समझ लो कि क्वेश्चंस को पढ़ना सिर्फ आपका मोटिव नहीं होना चाहिए। आपका मोटिव है उन क्वेश्चन से सीखना और आगे प्रेडिक्ट करना कि भाई आरपीएससी हमसे और क्या पूछ सकता है। उसी माइंडसेट से अपने पीवाईक्यू का एनालिसिस करो, कोई से भी सब्जेक्ट का हो, कहीं से भी कर रहे हो। इवन इफ यू आर नॉट वाचिंग माय वीडियोस, दैट इज एब्सोल्युटली ओके विद मी, बट फ्रॉम वेयर एवर यू आर डूइंग इट, डू इट इन अ वे कि आप उससे कुछ अच्छा सीखो। समझ रहे हो बात को? So that is what is important, that after doing an analysis, when you read the chapters, जब आप अपनी रिसोर्स बुक्स को पढ़ते हो तो आपको उस रिसोर्स बुक में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या रेलेवेंट है और क्या रेलेवेंट नहीं है, वो समझ आने लग जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का हमारा मोटिव ही यही होता है कि हम ट्रेंड को समझें, हम हमारे लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है इस चीज को समझें। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं उन मोटी मोटी किताबों को पढ़ने में। लेकिन अगर आपने उस पर्टिकुलर एग्जाम का सिलेबस देखा है और उस पर्टिकुलर एग्जाम के पीवाईक्यू का एनालिसिस किया है तो आपको पता है कि वो एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है। इस इतनी मोटी किताब में से आपके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको नॉलेज का भंडार बनना है या आपको पीएचडी करनी है तो आप पढ़ो पूरी पूरी किताबें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको आरएएस का एग्जाम क्रैक करना है तो फिर आपको एग्जाम रेलेवेंट चीजें ही पढ़नी पड़ेंगी। ओके, एग्जाम रेलेवेंसी कैसे समझ में आएगी? when you start reading, when you start analyzing the previous year questions and when you learn the syllabus by heart, तब आपको एग्जाम के अंदर क्या चीज रेलेवेंट है और क्या चीज नहीं रेलेवेंट है वो समझ में आ जाएगा। और जिस बच्चे को ये चीज समझ में आ गई ना, तो ये समझ लो उसका आधा काम हो गया है, आधा एग्जाम उसने ऑलरेडी क्लियर कर लिया है। जिस बच्चे ने ये चीज पकड़ ली, ये चीज समझ ली, उसका एक नहीं तो दूसरे अटेम्प्ट के अंदर उसका आरएएस क्वालिफाई होगा ही होगा। समझ रहे हो आप बात को? तो एग्जाम की रेलेवेंसी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और उस रेलेवेंसी को समझने के लिए आपको पीवाईक्यूज का एनालिसिस और सिलेबस को रटना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आज के। तो आज का आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा दैट इज रिलेटेड टू योर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ राजस्थान। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, उसके बाद में इसके डीप डाइव करेंगे हम। From which of the following date Pramil Kumar Mathur assumed the office of the Registrar General of Rajasthan High Court? क्वेश्चन को आंसर करने से पहले ही जान लेते हैं कि रजिस्ट्रार जनरल होता क्या है। ठीक है, तो रजिस्ट्रार जनरल एक बहुत ही की पोजीशन होती है आपके जुडिशियल राजस्थान जुडिशरी के अंदर। ठीक है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हो गए, फाइनेंशियल मैटर्स हो गए, उन सब की देखरेख कौन करता है, उनको सबको मैनेज कौन करता है? वो सब मैनेज करता है आपका रजिस्ट्रार जनरल। किसकी डायरेक्शन के अंडर? अंडर द डायरेक्शन ऑफ योर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, जो आपके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उनकी डायरेक्शन के अंदर जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स होते हैं, जुडिशियल वर्क्स होते हैं या फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, उन सबको मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है? आपके रजिस्ट्रार जनरल के ऊपर। किसकी डायरेक्शन के अंदर काम करते हैं ये? ही वर्क्स अंडर द डायरेक्शंस ऑफ योर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, समझ में आई इतनी सी बात आप लोगों को? नाउ क्वेश्चन बहुत फैक्चुअल है। ठीक है, कि भाई इन्होंने अपना ऑफिस कब अज्यूम किया था, राइट? So it was when? It was on February 20th, 2024. It was when? 20th February 2024. काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन इससे भी हमें क्या सीखने को मिला कि भाई हमारा रजिस्ट्रार जनरल क्या होता है, what is his function, what does he do, right? So
दिस इज हाउ यू लर्न फ्रॉम द क्वेश्चंस। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिलेटेड है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी से। Who becomes the chairperson of the district planning committee in राजस्थान? बहुत आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, सबको पता है कि अगर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनती है राजस्थान में, उसका चेयरपर्सन कौन होता है? ही इज द जिला प्रमुख। जो आपका जिला प्रमुख होता है, दैट पर्सन इज द चेयरमैन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी इन राजस्थान। ठीक है, इतनी बात सबको पता है। अब किसके थ्रू होता है ये? किसके थ्रू होता है? आपके राजस्थान पंचायती राज एक्ट, यस और नो? राजस्थान पंचायती राज एक्ट कब बना था? 1994 में। राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1994 के तहत, ठीक है, जो हेड ऑफ जिला परिषद होगा आपका, जो भी आपकी क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी, ठीक है, उसका हेड कौन होगा? जिला प्रमुख। ठीक है, इज द इलेक्टेड हेड। ओके, और अगर आपकी कोई प्लानिंग कमिटी बन रही है तो उसका भी हेड कौन होगा? आपका जिला प्रमुख होगा। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, क्या वो जिला परिषद के पार्ट होते हैं? नो, दे आर दे पार्ट ऑफ द जिला परिषद? यस और नो? नो, यस, दे आर द पार्ट ऑफ द जिला परिषद। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो पार्ट है जिला परिषद के, लेकिन क्या वो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को चेयर कर सकते हैं? नो, बिकॉज दैट इज द वर्क ऑफ द जिला प्रमुख। ठीक है, इनका काम नहीं है ये किसका काम है? क्योंकि ये तो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को देख रहे हैं ना, तो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की जो प्लानिंग कमेटी है, उसका अगर उसकी कोई प्लानिंग कमेटी बन रही है डिस्ट्रिक्ट की, तो उसका हेड कौन होगा? कौन उसके ऊपर ज्यादा प्रॉपर्ली ध्यान दे पाएगा? इट विल बी द जिला प्रमुख। उसके बाद आते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन होते हैं? ही इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यस और नो? डिस्ट्रिक्ट के हेड होते हैं वो, राइट, बट ही इज नॉट द पर्सन हु विल चेयर योर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आपके डिस्ट्रिक्ट के हेड होते हैं, ही इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, बट ही कैन नॉट बी अ हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी। उसके बाद आपके आ गए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द जिला परिषद। देखो, सीईओ जो होता है ना आपका जिला परिषद का, वो प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, बट उनकी भी जो पोजीशन होती है वो सबऑर्डिनेट होती है आपके किससे? जिला प्रमुख से, राइट? So the Zilla Pramukh is the sole person who is the chairperson of your district planning committee in Rajasthan. I hope this question is clear to you कि ये क्यों है और ये लोग क्यों नहीं है। जो आपके सीईओ हैं जिला परिषद के, he is subordinate authority to the जिला प्रमुख। ओके, आगे चलते हैं हम। क्यों भाई? क्योंकि जिला प्रमुख क्या है? He is the elected head। ओके, जिला प्रमुख is the elected head of जिला परिषद। ठीक है, ये कौन है? He is the elected head of the जिला परिषद। और ये कौन है? He is the administrative officer। ठीक है, ये क्या है आपके? प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द जिला परिषद। आगे चले हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट बाय विच एक्ट द जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी वाज एस्टैब्लिश्ड। इनमें से किस एक्ट के थ्रू आपकी जेडीए एस्टैब्लिश हुई थी? काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है। कब हुई थी? जेडीए एक्ट 1982 में आया था आपका जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक्ट, यस और नो? और इसके तहत क्या एस्टैब्लिश हुई थी आपकी? जेडीए एस्टैब्लिश हुई थी। अब जेडीए क्या है? जेडीए इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब इस स्टैट्यूट से स्टैब्लिश हुई है। स्टैट्यूट मतलब इस एक्ट से स्टैब्लिश हुई है ये बॉडी। क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसका कोई प्रोविजन है? नहीं है। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। क्योंकि इस एक्ट के बदौलत ये बॉडी स्टैब्लिश हुई है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? वी आर कॉलिंग इट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। व्हाई? बिकॉज इट इज एस्टैब्लिश्ड अंडर अ स्टैट्यूट। और कौन सा स्टैट्यूट है वो?
जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1982। ठीक है, इनका काम क्या होता है? प्लानिंग और डेवलपमेंट। किसका? जयपुर का जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है उसका प्लानिंग और डेवलपमेंट करने का काम किसका है? आपकी जेडीए का है। ठीक है, आप लोगों को ये तो पता होगा, राइट? अब आगे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इतनी बात आप लोगों को सबको समझ में आ गई? ये एक्ट कौन पास करता है? एक्ट्स कौन बनाता है? टेल मी, हु मेक्स द एक्ट्स? एक्ट्स आर मेड बाय योर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, राइट? ये एक्ट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया, ये एक्ट पास हुआ, उसके बाद में ये बॉडी बनी। इसलिए ये बॉडी क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्या करती है ये? प्लानिंग और डेवलपमेंट देखती है। किसका? आपके जयपुर के मेट्रोपॉलिटन एरिया का। ठीक है, सो आई होप दैट दिस थिंग इज क्लियर टू यू पीपल। और इस एक्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं कि भाई इस अथॉरिटी का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, इसके पावर्स क्या रहेंगे, इसके फंक्शंस कैसे रहेंगे, हाउ विल द प्रोसेसेस हैपन इन दिस पर्टिकुलर अथॉरिटी। ये एक अथॉरिटी बनी है जेडीए की, उसमें जो भी प्रोसेसेस होंगे वो किस तरीके से होंगे, हाउ विल इट फंक्शन। ठीक है, तो द फंक्शनैलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर अथॉरिटी इज मेंशन्ड इन योर दिस पर्टिकुलर एक्ट, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1982। आगे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिलेटेड है आपके स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर से। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर on the recommendation of a committee. Who of the following is not a member of this committee? We have also discussed it earlier as well, right? एक बार फिर से देख लेते हैं कौन इस कमिटी का मेंबर नहीं होगा। Not is very important. So इस पर्टिकुलर कमिटी का मेंबर कौन नहीं होगा? ठीक है, a cabinet minister to be nominated by the chief minister. Yes, of course, cabinet minister will be there. Chief Justice of High Court. I don't think he is the person. No. Chief Justice of High Court will not be the member of this committee. उसके बाद में Chief Minister, yes, and the leader of opposition in legislative assembly. Yes, of course, बिल्कुल सही बात है। ये जो भी ये कमिटी होती है, ठीक है, उसके अंदर स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन जो अलग स्टेट, एक तो चीफ कमिश्नर हो गया और दूसरे कौन हो गए? आपके स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हो गए। उन सबको अपॉइंट करने के लिए एक कमिटी का गठन होता है। ठीक है, उस कमिटी के अंदर 3 मेंबर्स होते हैं। आपका जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है 2005, पता है ना आपको? देयर इज अ एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005। ये जो आपका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 है, ठीक है, इसके अंदर एक सेक्शन है आपका। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 15 का सब क्लॉज 3। सब क्लॉज 3 सेक्शन 15 का क्या स्पेसिफाई करता है कि एक कमिटी का क्या हो? गठन हो। ठीक है, फॉर अपॉइंटिंग व्हाट? फॉर अपॉइंटिंग योर स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और अदर स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। ठीक है, और इस कमिटी के अंदर उन्होंने क्या बोला है? दैट दिस कमिटी विल बी हैविंग हाउ मेनी मेंबर्स? 3 मेंबर्स। 3 मेंबर कमिटी बनेगी ये, जिसके अंदर सबसे पहले आपके आएंगे चीफ मिनिस्टर, ठीक है, उसके बाद में आपके आएंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ओके, एंड देयर विल बी होम? देयर विल बी अ कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर होंगे जो कौन नॉमिनेट करेगा? who will be nominated by the chief minister himself. okay, so इन 3 मेंबर्स की जो कमिटी बनेगी वो आपकी किनको अपॉइंट करेगी? स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को और चीफ जो आपके स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं उनको। ठीक है, समझ में आ गई आप सब लोगों को इतनी सी बात? आगे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। देखने से आपको लगता है कि भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो यही कई लोग तो यही हार मान लेते हैं। बड़ा क्वेश्चन है तो क्या हुआ? वी विल जस्ट ब्रेक इट डाउन एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, राइट? कुछ ऐसे रॉकेट साइंस तो होगी नहीं इस क्वेश्चन में। पढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन। अंडर सेक्शन 7
ऑफ द राजस्थान लोकायुक्त एंड डेप्यूटी लोकायुक्त एक्ट 1973। लोकायुक्त से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, हर साल क्वेश्चंस आपके आते ही आते हैं, ठीक है। तो लोकायुक्त से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 7 ऑफ राजस्थान लोकायुक्त एंड डेप्यूटी लोकायुक्त एक्ट ऑफ 1973, the lokayukt is empowered to investigate allegations against ministers and public servants। सबको पता है लोकायुक्त का काम क्या है, जो भी allegations लगती है against the ministers और public servants उनको investigate करने का काम है in certain cases। Which of the following subject is not part of those investigations? Ministers और public servants के खिलाफ अगर कोई भी allegations लगती हैं, ठीक है, तो उसके अंदर कौन इन्वेस्टिगेट कर सकता है, आपकी लोकायुक्त इन्वेस्टिगेट कर सकती है, ठीक है। यहाँ पर हमारे को कुछ केसेस दिए हुए हैं, उसके अंदर से हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से केसेस इस चीज का पार्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी हमने आंसर नहीं देखा। कैन बी रिलेटेड टू बीइंग गिल्टी ऑफ करप्शन और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द कैपेसिटी ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट। क्या बोल रहा है, फर्स्ट सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड है आपके ऑफ वुमेन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है और वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन से रिलेटेड है, ठीक है। सेकेंड आपका किससे रिलेटेड है, बीइंग गिल्टी ऑफ करप्शन, देयर इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन कैपेसिटी, मतलब काम जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है। एंड थर्ड रीजन देखो, अनरीजनेबल हार्म और सफरिंग कॉज्ड बाय पब्लिक सर्वेंट्स, किसी को भी अननेसेसरीली हार्म किया हो किसी भी तरीके से बाय पब्लिक सर्वेंट्स हुआ हो, या फिर अब्यूजिंग हिज ऑफिशियल पोजीशन एज अ पब्लिक सर्वेंट टू ऑब्टेन इलीगल बेनिफिट्स फॉर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन, मतलब अपनी ऑफिशियल पावर को यूज करके किसी भी तरीके का इलीगल बेनिफिट लेना किसी भी और से या फिर किसी भी और के लिए या फिर खुद के लिए, तो वो सब। अब देखो इन तीनों का जो वो है परव्यू, वो आपको कैसा लग रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव लग रहा है, राइट, यस और नो, रिलेटेड टू योर एडमिनिस्ट्रेशन। और यही काम किसका है, यही काम है आपके लोकायुक्त का, यस और नो, करप्शन को रोकना, एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथ हो उसको एंश्योर करना। लेकिन आप फर्स्ट इंस्टेंस देखो, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन, राइट, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, इसके अंदर दो दीज आर व्हाट, दीज आर दी सोशल इविल्स, ठीक है, सोसाइटी से रिलेटेड है आपके। ये तो किसी भी कोई भी पर्सन अगर कर रहा है तो दिस इज वेरी रॉन्ग, बट ये चीजें डायरेक्ट परव्यू में नहीं आती हैं आपके लोकायुक्त के अंडर सेक्शन 7, डायरेक्ट परव्यू में ये चीजें नहीं आती हैं आपके। क्या चीजें आती हैं, करप्शन से रिलेटेड अगर कुछ है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है, या फिर किसी को अनरीजनेबली हार्म किया है किसी पब्लिक सर्वेंट ने, या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी ऑफिशियल पावर का मिसयूज कर रहा है अपने खुद के बेनिफिट के लिए, फॉर सेल्फ बेनिफिट्स, तब लोकायुक्त जो है आपके इन पिक्चर आता है, ठीक है। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट से डायरेक्टली लोकायुक्त डील नहीं करता है, ठीक है। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड। आगे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। What is the amount of security deposit to contest the election of a mayor by a candidate belonging to general category? मतलब अगर किसी को मेयर का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है जनरल कैटेगरी से, तो उसको कितने क्या देना पड़ेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। सबको पता है कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है आपका, 10,000 रुपीज का होता है। यस, SC ST जो कैटेगरीज होती है उनके लिए जस्ट हाफ हो जाता है उस चीज का, राइट। तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। कितने हजार रुपए देने पड़ते हैं उसको, सिक्योरिटी डिपॉजिट एज 10,000 रुपीज, ठीक है। और अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग टाइप ऑफ इलेक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है आपके कि कितने पैसे आपके लगते हैं। जैसे मेयर के जो इलेक्शंस होते हैं उनको उनके अंदर जनरल कैंडिडेट्स को 10,000 रुपए देने पड़ते हैं, ठीक है। और जो SCs STs हैं उनको जस्ट हाफ, दैट इज 5,000 अराउंड देना पड़ता है, राइट। उसके अलावा अगर आपके पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते हैं तो जनरल कैंडिडेट्स को 25,000 रुपए देने पड़ते हैं, वेयर एज
जो रिजर्व कैटेगरी से हैं लोग, उनको क्या देना पड़ता है, उनको जस्ट हाफ ऑफ द अमाउंट, दैट इज 12,500 के लगभग देना पड़ता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई थी, जो कीवर्ड्स दिए हुए थे, हमने उन सबको देखा। जनरल कैटेगरी तो हमने उसका वो भी देखा कि SC STs को क्या रिलैक्सेशन है। ठीक है, यहाँ पर मेयर इलेक्शंस के बारे में बात हो रही थी, हमने पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की भी बात कर ली। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू डू इट। आज के लिए हमारी वीडियो में बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग द प्रीवियस वाला पेपर 2000 जो इस 24 से पहले हुआ था आपका 2023 का पेपर, हम वो डिस्कस करेंगे। उसमें जो भी आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आए थे रिलेटेड टू योर राजस्थान पॉलिटी, वी विल बी डिस्कसिंग देम। ओके, उसके बाद में जो भी स्कीम्स वगैरह हुई हैं आपकी गवर्नमेंट की, जब ये सारे पेपर्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे 2013 तक के, उसके बाद में वी विल बी डिस्कसिंग द गवर्नमेंट स्कीम्स जो आपके करंट अफेयर्स में रहती हैं और आपके एग्जाम में आ जाती हैं डायरेक्टली। ठीक है, सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्टडीइंग ऑनेस्टली, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।